पेट्रोल डीजल के साथ सीएनजी की कीमतों पर भी आरोपों की राजनीति जारी है। इन सब के बीच उत्तराखंड में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य के सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने देश की जनता से वादा किया था कि अगर सरकार बनी तो 100 दिन में महंगाई को कंट्रोल करेंगे। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने 12 साल हो गए हैं और आज की स्थिति यह है कि देश की जनता महंगाई से परेशान है। विपक्ष सड़कों पर है और सत्ता पक्ष की अपनी दलीलें हैं। उत्तराखंड के सभी जिलों में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर जनता को ये बताने की कोशिश की है कि बीजेपी की सरकार में जनता का क्या हाल हो गया है। राज्य में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लिहाजा मौजूदा वक्त ये सवाल उठा रहा है कि क्या महंगाई चुनावी मुद्दा बनेगा। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं बढ़ती महंगाई पर उत्तराखंड में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कैसे चल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। राजधानी सहित सभी जिलों में कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखने को मिला। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने महंगाई को एक मुद्दा बना दिया है तो पेट्रोल डीजल सीएनजी के दामों में भी अब बढ़ोतरी से सरकार घिरती चली जा रही है। गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल डीजल तक सब कुछ महंगा हो चुका है। रसोई से सड़क तक खर्च बढ़ चुका है। लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तक तोड़कर रख दी है। महंगाई पर नियंत्रण नहीं हुआ तो जल्द बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी चेतावनी बार बार सरकार को दे रही है। उन्होंने कहा कि मध्य वर्ग और गरीब परिवार पर महंगाई की सबसे ज्यादा मार है। बढ़ती कीमतों से आम आदमी का जीना भी मुश्किल हो चुका है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी नेता ने भी फटकार दी है और उन्होंने पलटवार किया। कहा कि वैश्विक परिस्थितियों की वजह से कीमतों में उछाल आया है, कोई हमारी निजी राजनीति का हिस्सा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपीए के तहत जो भी निर्णय लिया है तो जनता को राहत देने की पूरी कोशिश की जा रही है। सरकार का साफ तौर पर यह कहना है। तो दूसरी तरफ सरकार का यह भी कहना रहा कि हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई पर उत्तराखंड में जो इस वक्त चल रहा है वो आखिरकार कहां जाकर रुकने वाला है, इसका कोई भी चांस नहीं बचा है। लेकिन आखिरकार बढ़ती महंगाई पर उत्तराखंड में जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है इसका असर कहां तक पहुंचेगा, क्योंकि एक तरफ मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध तो दूसरी तरफ प्रदेश में ही और देश में ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच सत्ता और विपक्ष का युद्ध छिड़ पड़ा है। लेकिन इसके चलते क्या जनता महंगाई की मार से बच पाएगी, क्या ही यही एक वैकल्पिक मार्ग बचा है, इस पर आज खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, सीधे आपका परिचय करवाते हैं। कुंवर जपेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुकी है। मीनाक्षी गिल्डियाल यूकेटी की प्रवक्ता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। सुबा सिंह जी हैं समाज सेवी, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले आशीष नौटियाल जी। आशीष जी, पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में देखने को मिल रहा है सरकार के खिलाफ विपक्ष लगातार सड़कों पर है। विपक्ष का साफ तौर पर एक कहना है कि अब ये विरोध और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि महंगाई की मार आम जनता की जेबों तक पहुंच चुकी है। आखिरकार अलग अलग प्रकार से सांकेतिक रूप से प्रदर्शन हो रहे हैं। बैलगाड़ी वाला जो एक आप लोगों का प्रदर्शन रहा उसको समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए निशी जी, अब देश जो है उन हाथों में है जो अपने आप को विश्वगुरु बोलते थे। विश्वगुरु अपने देश को ले जा कहाँ रहा है बताएं। जब देश आज़ाद हुआ था, जब कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम पे कांग्रेस ने ये सोचा था कि हमें जो है चांद पर जाना है। आप देखिए इसरो की स्थापना कर दी। आज जब वक्त बदला और ऐसा एक महामानव इस धरती पर पैदा हुआ और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष उसने रखा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया और उसने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी कि जो कांग्रेस जो है ये करती है, कांग्रेस वो करती है, इतना कुछ कांग्रेस के लिए कहा। आज सब कुछ इनके सामने आ रहा है। इनको पता था कि डॉलर के मुकाबले रुपए कैसा मजबूत हो सकता है, बताते थे। आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में इनके पूरे भाषण वायरल हो रहे हैं कि ऐसा नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूँ, सब पता है कैसे डॉलर। तो बताओ ना, आप तो शासन क्या, आप तो सब जगह बैठे हैं और आप तो वैसे भी नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति हैं, विश्वगुरु हैं, तो आपको तो और ज़्यादा पता होना चाहिए भैया क्यों गिर रहा है, आज रुपया क्यों गिर रहा है। जब पहले बात होती थी कि रुपया नहीं गिर रहा, ये देश की साख गिरती है, ये आप लोग बोलते थे। आज हर चीज़ अपने सामने इनके आ रही है।
आप जवाहरलाल नेहरू पे आरोप लगाते थे कि बताएं, संसद में बोल रहे थे लड़ाई हो रही है विदेशों में और कह रहे हैं कि भारत के अंदर फर्क पड़ रहा है, बताओ कैसी बातें, हंस रहे थे। आज जनता इनके ऊपर हंस रही है, आज जनता देख रही है। देखिए सब कुछ सामने आता है, वक्त का इंतजार करना जरूरी है। जो जो बातें इन्होंने बोली वो सब बातें आज सामने आ रही हैं। जब कांग्रेस ने शासन चलाया आपने क्या क्या बातें नहीं बोली। आप आए देश में, आपने कहा मैं आके मेक इन इंडिया बना दूंगा, आत्मनिर्भर भारत बना दूंगा, और अंधभक्तों ने वाकई समझा कि वाकई मोदी जी ने कर दिया कमाल। अब जब गैस सिलेंडर घर में नहीं आया तो पता लगा कि घर के चूल्हे भी बाहर से जलते हैं। आप आज तक गैस सिलेंडर तक नहीं बना पाए। आप बात कर रहे हैं, आप खाने का तेल तक मना कर दिया आपने। बताएं, आपने एक समय आपने बोला था कि सोना खरीदने के लिए मना कर रहे हैं कांग्रेसी। आज आप देखें, आपने सोना खरीदने के लिए मना कर दिया कि सोना मत खरीदें। आपने ये नहीं सोचा कितने लाख व्यापारी इससे जो है इनको फर्क पड़ेगा इससे। तो आज देश की स्थिति वाकई मोदी जी ने इन 12-13 वर्षों में देश को खोखला करने का काम किया। जनता को समझना होगा किस प्रकार से बातें बोली थी कि चप्पल से चलने वाला आदमी को मैं हवाई जहाज में देखना चाहता हूँ। आपने हवाई जहाज तो छोड़ो, आपने कार बाइक वालों को भी पैदल लाके रख दिया। आप ठीक है, देखिए स्थिति लेकिन क्या हो गई। आशीष जी, क्या विपक्ष सिर्फ विपक्ष की राजनीति पर ही अड़ा रहेगा या फिर कोई आर्थिक समाधान भी आप लोगों के पास? आप आर्थिक समाधान हमसे पूछेंगे तो बताएंगे ना। प्रधानमंत्री जी बैठक तो बुलाएं, और अभी तो एक चर्चा होने दो प्रधानमंत्री जी की और राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता की। दोनों को बैठा दो मंच पर, दोनों की चर्चा करा दो, ऐसे ऐसे साधन बता देंगे, समाधान बता देंगे जो आप सोच नहीं सकते। पर प्रधानमंत्री जी डरते हैं। हमारे देश को ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री मिला जो संसद में भी डर रहा है कि मुझे महिलाएं काट देंगी। वो वहां भी नहीं आ रहा संसद में जवाब देने के लिए। बताएं आप और कहां जाओगे? इतना कमजोर प्रधानमंत्री जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डरता है, सिर्फ मन की बात बोलता है कि बस मेरी सुनो, एक तरफा वाला होगा, दूसरा वहां से आवाज नहीं आएगी, मेरी से आवाज जाएगी, ऐसी ऐसी बातें बोलता है। अरे आप सुनो तो सही, जब देश को जरूरत है, विपक्ष आपके साथ खड़ा है, आप चर्चा तो करो। आप विपक्ष के नेता को आज विदेशों में यूनिवर्सिटीज बुलाती हैं सुनने के लिए और वो जाते हैं, क्या आपको कोई बुला सकता है? इन जुमलों को, एक हाथ में डमरू पकड़ लिया, एक हाथ में तलवार पकड़ लिया और शुरू हो गया। अरे कैसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जो जुमलेबाजी, ड्रामेबाजी, इसके अलावा क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, इसी पर जवाब ले लेते कुंवर जपेंद्र जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक तरफ प्रधानमंत्री देश को संकट और युद्ध जैसे हालातों से तैयार रहने की बार बार सलाह दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनता ये कह रही है कि महंगाई से राहत कब मिलेगी साहब? जी आवाज बोले जी। देखिए, जहाँ तक महंगाई का सवाल है, देश की जनता भली भांति जानती है कि पूरे विश्व में महंगाई किन कारणों से वो हमारे देश की जनता को भी पता है, लेकिन कांग्रेस को शायद नहीं पता। तो एक थोड़ा सा प्रकरण याद दिला दें। जब हमारा 1962 में भारत और चीन का युद्ध था, तब भी देश एक संकट से गुजर रहा था, और उस संकट की घड़ी में कांग्रेस ने देश की जनता के आगे रिक्वेस्ट करी थी, एक निवेदन करा था कि भाई जिसके पास जो भी है, धन दौलत सोना चांदी, सरकार खाली हो चुकी है, सरकार के पास युद्ध लड़ने के लिए पैसा नहीं है, तो आप जो दे सकते हो वो दो। उस देश से करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ, 400 किलो के लगभग सोना इन देशवासियों ने देश की संकट की घड़ी में कांग्रेस के निवेदन पर सरकारी खजाने में दिया। एक वो सरकार थी जो जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो 1 रुपए का $1.5 आता था, और 1 रुपए का जब $1.5 आता था, 47 में हम आजाद हुए, 62 की जंग का समय 15 साल आजादी को हो गए थे, और कांग्रेस का खजाना खाली था। इन्होंने अपने आप को कंगाल घोषित कर दिया, देश की जनता से मदद मांगी, देश की जनता से दान मांगा, देश की जनता ने दान दिया, दिल खोल कर दिया। और ये आज का भारत है जो विश्व के अंदर अपनी छाप छोड़ रहा है। इतने बड़े वैश्विक संकट के बाद भी केवल और केवल भारत के प्रधानमंत्री देशवासियों से उसमें कटौती की अपील करते हैं।
और कटौती की अपील के बाद भी आज हार्मोस से आज जी। भी हमारे 2 शिप गैसेस और पेट्रोल लेके डीजल लेके आए हैं। तो ठीक ऐसे है। में चीजों को मैनेज करना, विश्व स्तर पर अपने भंडारण को बनाए रखना, देश के अंदर आपूर्ति बहाल रखना, देशवासियों से केवल और केवल कटौती की दरखास्त करना, ये आज के प्रधानमंत्री। और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता, भाई प्रधानमंत्री जी तो बहुत ठीक है, ठीक है कुंवर जबिंद्र जी। देखिए, लगातार महंगाई की जब बात होती है तो इस महंगाई पर भी राजनीति हो रही है जबिंद्र जी। शायद आपकी आवाज़ हमारे तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे और जिसके चलते जो हमारा संवाद हो पा रहा है वो क्लियरली हो पाए और बाकी पैनलिस्ट भी अच्छे से समझ पाए, जनता भी समझ पाए। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपको। माफ़ी चाहूँगी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन इसी के साथ मीनाक्षी जी आपके पास आना चाहूँगी। मीनाक्षी जी, मुझे आप बताइए कि अभी जो वैश्विक संकट आन पड़ा है, इसमें अगर सभी के सहयोग की अपील की जा रही है और इन सभी के सहयोग को मांगा जा रहा है, तो क्या इस पर राजनीति सही है? देखिए, सबसे पहले तो भाजपा प्रवक्ता से ये पूछिए कि जो उदाहरण वो दे रहे हैं उस उदाहरण में वो भारत और चीन के युद्ध की बात कर रहे हैं। और आज क्या भारत का युद्ध है? आज युद्ध है अमेरिका और ईरान का। और सोचिए, आज ये स्थिति हमारे देश की हो गई है। आज इनसे क्वेश्चन तो ये बनता है कि जब ईरान हमें तेल देने को तैयार है तो ये तेल क्यों नहीं ले रहे हैं? क्वेश्चन तो ये है कि आखिर ऐसी क्या समस्या आन पड़ी है कि आप ईरान से तेल नहीं ले रहे हैं। और ईरान हमारा इतना अच्छा मित्र है कि वो हमें 60 डेज के क्रेडिट पे तेल दे रहा है और आने वाले समय में भी वो तेल देने को तैयार था। लेकिन सिर्फ इस सरकार की कुछ ऐसी मूर्खतापूर्ण नीतियों के कारण हम लोगों को ये संकट देखना पड़ रहा है। आज आप बात कर रहे हैं कि वैश्विक संकट है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बेसिकली तेल का ही एक रीजन है ना, जिसकी वजह से पूरी सबके जो आम जनता है उसके सर पे ये ठीकरा फोड़ने की कोशिश हो रही है। तो आम जनता जो है वो तो हमेशा पिसती ही आई है। इससे पहले भी आप देखिए, जब हमें तेल जो है ईरान अच्छे खासे सस्ते दामों पे दे रहा था, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे तेल की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ी हुई थी। और महंगाई को लेके आज आप कह रहे हो कि हम अपील कर रहे हैं जनता से। जनता तो लगातार टैक्स देती आ रही है हर चीज पे। आऊंगी जबिंद्र जी आपके पास। उसके बाद भी जनता ही पिस रही है। आज आप जनता को बोल रहे हैं कि कम खाना खाइए, कम तेल यूज करिए, कम पैदल चलिए, ज्यादा पैदल चलिए, कम तेल का इस्तेमाल करिए। तो आप ये बताओ कि आपको आखिर वहां बिठाया ही क्यों हुआ है जब सारी चीजें जनता ने ही करनी है? तो ठीक है, आपको भी तो कुछ आप तो दूरदर्शी होने चाहिए। और एक और मैं आंकड़ों की बात बता दूं, दरअसल जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उनको उनके जो भाषण लिखते हैं वो शब्दों के जादूगर हैं, उन्हें तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अप्रैल में ही जो होलसेल महंगाई थी, इन्फ्लेशन था, वो बढ़ गया था। अप्रैल में ही ये संकेत हम लोगों के पास आने शुरू हो गए थे कि महंगाई आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि तेल की कीमतें तो आज बढ़ाई हैं आपने। ठीक है। और 2 महीने पहले तक तो आप बोल रहे थे कि सब कुछ ठीक है, हमारे पास सारा स्टॉक है। हमारे आज ये स्थिति है कि भारत की कहीं पे लड़ाई हो जाए तो हमारे पास 6 महीने का स्टॉक नहीं है ऑयल का। ये दूरदर्शिता है इस सरकार की। अगर हमारी किसी से युद्ध हो जाए तो हमारे पास तो हम तो मतलब समझ लिए वैसे ही तेल के बिना खत्म हो गए, तब आप कितनी अपील करते फिरेंगे? बिल्कुल, जब ऐसी परिस्थिति अभी हमें झेलनी पड़ रही है। ठीक है कुंवर जबिंद्र जी, जवाब चाहूंगी आपसे। हम अपनी बहन को बता देना चाहते हैं हार्मोज क्रॉस करके ईरान से आ जाते हैं कि हम इससे नहीं। और आपकी जानकारी बता दें कि दुनिया में ईरान और रशिया के अलावा कोई ऐसा तीसरा देश नहीं है जिसके पास 6-7 महीने से ज्यादा का भंडारण हो। दुनिया में किसी देश के पास आपको नहीं मैं होता बताऊं, है। चाइना हो गया, जापान हो गया, वो 8-8 महीने का स्टॉक रखते हैं अपने पास। अरे बहन, और बात सुनिए, जब हमें 60 दिन के क्रेडिट पे तेल मिल रहा है तो भी हम स्टॉक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नहीं सहमत तो हो भी तो हम बीच में स्टॉक मत नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज रुक जाइए मीनाक्षी, बोलिए, आपका समय समाप्त हो गया, आप सुनिए। और दूसरी बात, आपको अभी हमने पहले पता नहीं हमारी आवाज क्लियर आ रही थी नहीं आ रही थी, हमने कांग्रेस के जमाने के 1962 के युद्ध का जिक्र करा। पूरे देश के अंदर संकट आ गया, कांग्रेस के खजाने में कुछ था नहीं,
पूरे देश की जनता से सोना चांदी और रुपया दान करने के लिए कहा। देश के उस दौर में जब देश खतरे में था, देश की जनता ने ठीक है। करोड़ों रुपया इकट्ठा करके दिया। 4 मन से ज्यादा उस जमाने में बताते हैं सोना इकट्ठा हुआ। तो आज के प्रधानमंत्री तो केवल कटौती के लिए कह रहे हैं, ना आपसे धन दौलत मांग रहे हैं, ना आपसे सोना मांग रहे हैं, ना आपसे चांदी मांग रहे हैं, आपसे ये कह रहे हैं कि विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सोने की कैसे आदमी है जपेंद्र भाई, लड़ाई हो रही है अमेरिका की, मांगो आप। अरे मांग लो यार, आप तो चोर हो, चोर दोगे, आप तो चोरी करोगे, मांगोगे नहीं, आप चोरी करोगे, डाका डालोगे बैंक में। सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार। लेकिन जपेंद्र जी आप मुझे बताइए, आप मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए जपेंद्र जी। जपेंद्र जी एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। अचानक से प्रधानमंत्री मोदी स्टेज से सीधे अपील करते हैं, त्याग मांगते हैं जनता से, और उसके बाद फिर सभी दामों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, चाहे पेट्रोल डीजल हो, उसकी वजह से पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम महंगा हुआ, सारी चीजों के दाम बढ़ गए। आप बोल रहे हैं कि हमने छोटे से परसेंटेज से 3% से हमने महंगाई की है, लेकिन आप मुझे बताइए ना कि इतनी महंगाई जब हो रही है तो आम आदमी के बारे में क्या आप लोगों ने विचार करा था कि वो कैसे इस परिस्थितियों में अपने आप को झेल पाएगा, संभाल पाएगा? आप जवाब दें आपको। हाँ दीजिए जवाब दें। पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोकेमिकल्स में और बाकी खाद्य पदार्थों में 25 से 30 से 35% तक की वृद्धि हुई, लेकिन किसी भी जगह प्रदर्शन नहीं हो रहे। वहां के अपोजिशन भी इन चीजों को लेकर कहीं राजनीति करता हुआ नहीं दिख रहा। पूरी दुनिया में 205 देश हैं, क्या वहां महंगाई नहीं हुई? लेकिन हमारे भारत के अंदर ये विपक्षी पार्टियों की राष्ट्रीयता का, राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दे पर, मान सम्मान के मुद्दे पर, देश की गरिमा के मुद्दे पर ये इनका चरित्र है कि ये पूरी दुनिया के आगे रो रो के बताएंगे कि हम 3 रुपए डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, तो 4-5% की महंगाई बढ़ गई, तो ये मर गए भूखे। इन्हें देश से कोई प्रेम नहीं है, ये केवल अपने जपेंद्र जी विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए वो जनता की बातें विपक्ष के जरिए सामने आ भी रही है, लेकिन जनता की बात तो कोई सुनी नहीं रही है ना, कोई सुन ही नहीं रहा है जनता की बात, तो विपक्ष की सुनाई दे रही है, इसलिए विपक्ष की बात को आप लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन आम जनता भी तो उन्हीं का ही समर्थन कर रही है ना। कम से कम हमारा मीडिया के हमारे आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपकी राष्ट्रीयता तो जिंदा होनी चाहिए। हमारी राष्ट्रीयता जिंदा है और इसका सर्टिफिकेट हमारे को लेकर माथे पे चिपकाकर जगह जगह घूमने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आप लोग कांग्रेस के नैरेटिव को फिट करने का प्रयास नहीं जपेंद्र जी, आप मेरी राष्ट्रीयता पर सवाल ना उठाएं तो बेहतर होगा। आप मेरी राष्ट्रीयता पर सवाल ना उठाएं तो बेहतर होगा। आप किसी भी जनता के, किसी भी व्यक्ति की राष्ट्रीयता से कोई भी सवाल नहीं कर सकते, कोई भी सर्टिफिकेट लेकर नहीं घूमता है। हम भारत के नागरिक हैं और हमें उसके लिए बहुत प्राउड है, और हम पूरा सहयोग भी कर रहे हैं जनता का। ठीक है, रुक जाइए जपेंद्र जी, आती हूँ आपके पास। राकेश जी, अभी प्रधानमंत्री की मोदी की अपील है, दूसरी तरफ विपक्ष का प्रदर्शन है, आप मुझे बताइए इन सब परिस्थितियों के बीच क्या कुछ समाधान है? आप क्यों कैसे सुनेंगी? आप है अंदर, आपके अंदर हिम्मत हमें सुनने की है? अंदर आपके अंदर कुंवर जपेंद्र जी, मैंने आपकी बात सुनी है। अगर आप मेरे साथ पिछली 5 डिबेट से जुड़ रहे होते तो आपको पता होता कि मैं विपक्ष से भी वही तीखे सवाल कर रही हूँ जो आपसे कर रही हूँ। मैं ये जनता की तरफ से सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि आखिरकार जनता के हित में आप लोग क्या निर्णय ले रहे हैं? आपको कांग्रेस को एक्सपोज करना चाहिए, बात यही है, इनकी राष्ट्रीयता को जगाना चाहिए, बिल्कुल राष्ट्रीयता सबकी जागी हुई है, सब लोग त्याग भी कर रहे हैं, साइकिलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, पेट्रोल बचा रहे हैं, लेकिन किसी से आप सर्टिफिकेट नहीं मांग सकते उसकी राष्ट्रीयता का। सब लोग सहयोग कर रहे हैं, साइलेंट सैक्रिफाइस हो रहा है यहाँ पर। कोई गा देश के अंदर जब प्रत्येक राष्ट्रवादी दूसरे राष्ट्रवादी ये चाहेगा कि मैं भी देश के लिए हूं, तुम भी देश के लिए चलो, तो ये देश की जनता ने करके दिखाया है, ये भारतवर्ष की जनता करके दिखा रही है। लेकिन कुछ कांग्रेसी और कुछ कांग्रेसियों का साथ देने वाले लोग, उन्हें शायद ये राष्ट्रीयता हजम नहीं हो रही है। आज पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है,
लेकिन कहीं इस तरह से नैरेटिव फिक्स करने का प्रयास नहीं होता। वहां का अपोजिशन अपने राष्ट्रीय धर्म का पालन करता है, सरकार सत्ता के साथ खड़ा है, लेकिन यहाँ कांग्रेस ये देशद्रोहियों का दल है, ये देश को बेचने वालों का दल है, ये केवल और केवल अपने पेट की और अपनी सत्ता की भूख मिटाने वालों का दल है, इसलिए इन पे गुस्सा आता है। प्रधानमंत्री मोदी की बात हम तक पहुंची, उन्होंने हमसे अपील की, हमने त्याग करने की भी बात समझ ली और हम लोग त्याग कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पक्ष रखा। हमारा पक्ष क्या है वो भी सुन लीजिए आप, तो आपको समझ आएगा कि आप लोगों को किस क्षेत्र में क्या कुछ काम करने की जरूरत है और क्या जनता इस वक्त सोच रही है, किस परिस्थितियों से गुजर रही है। 1 मिनट सुनने की कृपा करें राकेश मिश्रा जी। महंगाई एक विषय है आज की वैश्विक स्थिति को देखते हुए। पूरे विश्व में आज के दौर में जो वास्तु स्थितियां बनी है, चाहे वो ईरान युद्ध हो, चाहे वो यूक्रेन युद्ध हो, चाहे विश्व में फैले और तनाव की स्थितियां हों, और मूल रूप से जब से ये हमारा हार्मुज जलमड्रू स्थल का बंद हुआ है, तब से हमारे ऊपर इसका असर काफ़ी व्यापक रूप से पड़ने लगा है। आज भी जो महंगाई का स्तर बढ़ा है, अगर आप थोक बाजार में जाओगे तो 3% का है और खुदरा बाजार में जाओगे तो 8% का है। सरकार को यहाँ पे एक चीज़ नियंत्रण करने की ज़रूरत है कि आज जो मुनाफाखोरी करने वाले लोग बाजार में बैठे हैं, जिन्होंने 3% की महंगाई को 30% पे पहुँचा दिया है, ये शासन के स्तर पर इस पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है। सरकार के 1 मिनट जपेंद्र जी, मैं बोल रहा हूँ। पूरे देश में आज इस स्थिति पे पूरा देश पहुंचने वाला है कि अनियंत्रित रूप से छोटे मझोले जो व्यापारी वर्ग हैं, ये बेइंतहा तरीके से पैसे उगाही कर रहे हैं। केवल एक मौका मिला हुआ है कि 3% की महंगाई हुई है। पेट्रोल, जहां अमेरिका जैसे देश में 40% का पेट्रोलियम पदार्थ बढ़ा है, चाइना जैसे देश में जो 30% का पेट्रोलियम पदार्थ बढ़ा है, पाकिस्तान की तो बात ही मत करिए आप, वहां तो 100% बढ़ गया है। चाइना जो आपके नेबर कंट्री हैं, आप इनका देखें, यूएई में 50% का बढ़ा हुआ है। हाँ। ठीक है, आज विश्व में किसी के पागलपन से पूरे विश्व में एक तनाव है, जहां पे एक दलाल जैसा देश, पाकिस्तान दलाल जैसा देश, अगर किसी युद्ध को रुकवाने के लिए मध्यस्थता कर रहा हो और दोनों जगह अपने कटोरा लेके बैठा हो, विश्व शांति के लिए काम नहीं कर रहा है। हाँ। तो उस संकट को देखते हुए भारत की जो स्थिति बनी हुई है, आज भारत सरकार को चाहिए, राज्य सरकार को चाहिए कि इन मुनाफाखोरियों में, कल भी मैं इस मुद्दे पे बैठा था, मैंने कहा अगर 500 रुपए का गैस सिलेंडर इंडियन ऑयल बेच रहा है छोटे श्रमिकों के लिए, तो वो 700, 800, 1000 रुपए में कैसे बिक रहा है? 300 रुपए में प्रति किलो गैस कैसे पेट्रोमैक्स में भरा जा रहा है? इस पर सरकार का ध्यान होना चाहिए। हाँ। कल भी, परसों भी एक मुद्दा पूरे प्रदेश में चल रहा था श्रमिकों को लेकर। श्रमिक आंदोलनरत थे। सेलाको इंडस्ट्रियल एरिया में मैं बैठा हुआ था, हमारे सामने कप्तान साहब आए, हमने कहा आपकी पूरी अलाउ फेल है। एक पूरा वर्ग, होटियाल जी, उनको केला और पानी बांट रहा था। वो आपके प्रदेश को शांत करने नहीं आए थे, वो चलते हुए उद्योग को बंद करने आए थे। और जब उसमें से पकड़ा गया व्यक्ति तो यहां का नहीं निकला, उसमें से 4 व्यक्ति ऐसे निकले जो 2 पश्चिम बंगाल से थे और एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निकला और एक बादराबाद हरिद्वार का निकला। तो ऐसा नहीं है कि कई चीजों पे सरकार को अब नियंत्रण करने की जरूरत है। हाँ। आज अगर 26 रुपए किलो और 20 रुपए किलो थोक बाजार में टमाटर बिकता है, तो मार्केट में आके वो 60 और 70 रुपए किलो कैसे हो जाता है? सरकार को इस पे नियंत्रण करने की जरूरत है। सरकार यहां चूक रही है। मैं फिर आगाह करता हूं कि सरकार अगर खुदरा मूल्य के व्यापारियों के रेट को नियंत्रित नहीं करेगी तो ये महंगाई डाइन सबको खा जाएगी। बिल्कुल ठीक है, और इस पर नियंत्रण करने की जरूरत है। यहाँ हमें बड़े उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, हमें अपने सिस्टम का आमूलचूल परिवर्तन करके, अगर 120 रुपए किलो, 120 रुपए, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं यहां से, 120 रुपए अगर 4 धाम में पानी की बोतल बिक रही है, तो ये हमारे प्रदेश के लिए संकट का विषय है। बिल्कुल, वही 10 रुपए वाली बोतल जो 20 रुपए की बोतल हमें हरिद्वार ऋषिकेश में मिलती है, वही बोतल हमको 120 रुपए की अगर केदारनाथ में मिलती है, तो हमारे लिए शर्म की बात है और इस सरकार के लिए शर्म की बात। ठीक है, आती हूँ आपके पास राकेश मिश्रा जी।
जपेंद्र जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, पहले एक छोटा सा कमेंट सुबह सिंह जी से ले लेते हैं, उनकी भी बात जान लेते हैं, फिर आपसे भी कमेंट लूंगी। सुबह सिंह जी, देखिए अभी हम लोगों ने सभी पैनलिस्ट की बात कर ली, राजनीतिक पार्टियों का हमने इसमें प्रतिक्रिया सुन ली है, लेकिन एक आम जनता इस वक्त क्या सोच रही है? क्योंकि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय संकट मंडरा रहा है, दूसरी तरफ एक आम इंसान, आम सोच क्या सोच रही है इस परिस्थितियों को लेकर? ये भाजपा के प्रवक्ता जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि जो महंगाई बढ़ रही है वो गरीब लोगों पर बढ़ रही है। देखिए, जो राकेश मिश्रा जी ने बताया कि वहाँ से तो कुछ सब्जी की जैसे एग्जाम्पल दिया, तो मार्केट में आके क्यों बढ़ जाती है? वो तो आप ही कंट्रोल करेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? जो पानी की बात बताया वो सही है, वास्तव में 120 रुपये में मिलती है। दूसरी बात है जपेंद्र जी, आपके सेंट्रल में डबल इंजन की सरकार, ये बताए कि देहरादून में जो सेंट्रल के लोग आते हैं अपनी फैमिली को लेके आके, एक बहाना कि हम इंस्पेक्शन करने जाते हैं, आप जो वहाँ जो है एक गाड़ी जाती है उनके बच्चों के लिए, एक जाती है उनके लिए, तो ये कहाँ की बात है? इस पर क्या पेट्रोल क्या उसकी कीमत कम होगी? जब वो कह रहे हैं कि अब कटौती करेंगे, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं करेंगे, तो ऐसा क्यों नहीं होता है? देहरादून में क्यों नहीं होता? आपने देखा होगा, हम लोग तो इसको दिन रात देखते हैं। जो महंगाई बढ़ रही है इसमें गरीब तबके के लोग काफ़ी परेशान हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप कह रहे थे कि तेल जो है हमारे पास इतने दिनों का बढ़ा हुआ है, तो क्यों तेल का भाव बढ़ा रहे हैं आप? आपने जहाँ से सस्ता मिल रहा है वहाँ से क्यों नहीं लेते हैं? आप लीजिए, अपना कंट्रोल करिए। आप जब तक इलेक्शन होता रहा तब तक तो कोई उम्मीद नहीं थी कि आप बढ़ाएंगे घटाएंगे, तब तो वहाँ चंगा चंगा था, सब कुछ था। जब इलेक्शन खत्म हो गया तो सब कुछ बढ़ा दिया। तो ऐसी बात नहीं है। जो जहाँ कमी है उसको सुधार करने का कोशिश करें आप लोग, ठीक है नहीं? जो महंगाई बढ़ रही है, जो रिटेल दे रहे हैं और जाके बाजार में बढ़ता जा रहा है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो गरीब तबके के लोग हैं वो महंगाई की मार से मारे जा रहे हैं। वो शाम को जो लाते हैं खाना पीने के लिए, जपेंद्र जी, ये नहीं होता कि बेचारे उनके परिवार के लोग क्या खाएंगे। लकड़ी भी नहीं मिल रही, कहीं जाके पैसे भी नहीं है तो लकड़ी कहाँ से मिली? गैस मिल ही नहीं रहा, खाना नहीं, भूखे रहते हैं। आप समाज में देखिए, जाके देखिए क्या है उनकी हालत। तो इस तरह से मैं ये कहूँगा कि अब नाराज ना हो, जहाँ कमियाँ बता रहे विपक्ष उस पर ध्यान दें, उसको दूर करने का कोशिश करें। आप देश के साथ सभी लोग हैं, सभी जो हैं देशभक्त हैं। ऐसा मत कहिए कि प्रेस वाले नहीं है या और लोग नहीं है। आप इस पर ध्यान दें, जो कुछ कहते हैं उस पर सोच समझ के बात करें, ठीक है नहीं? आप प्रेस की जहाँ तक बात करें ये गलत कह रहे हैं। और जो समाज में जो विकृति आई है उसको देखने की जरूरत है। दिखावे के लिए नहीं कि साइकिल पर चल दिए, एक मोटरसाइकिल पर चल दिया। एक्चुअल देखो ना क्या करना है। जो आपको जो बात बताया गलत है, ठीक है, क्यों आते हैं यहाँ घूमने के लिए देहरादून? वहीं से जाके मीटिंग ले सकते हैं। नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, और जनरल सेंटर वाले रोकेंगे। तो आप ध्यान दें, जो विपक्ष के लोग बताते हैं उसको सुधार करें। इसमें दो राय नहीं कि आपके मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर कुछ गलत कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान दें आप लोग। ठीक है। कुंवर जपेंद्र जी, आपसे मैं जवाब लेना चाहूंगी, लेकिन अपना एक सवाल ऐड ऑन कर देती हूँ, फिर उसके बाद अपनी आप बात कंप्लीट कीजिएगा। मेरा सवाल भी आपसे यही है कि आज इस समय पर हर चीज़ महंगी हो चुकी है, चाहे पेट्रोल की बात कर ली जाए या दूध की बात कर ली जाए या फिर स्कूली फीसों की बात कर ली जाए। हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है, ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसका उपयोग आप करने की बात कर रहे हैं वो तक महंगा हो चुका है। तो ऐसे में, ऐसी परिस्थितियों में आम आदमी पूरी तरह से इस महंगाई की मार से पहले से ही त्रस्त है और ऊपर से अब और दाम बढ़ते जा रहे हैं। आखिरकार क्या आप लोग अभी इस वक्त आम आदमी का दर्द समझ पा रहे हैं? अभी हमारे दोनों साथी प्रवक्ताओं ने कितने अच्छे सुझावों के साथ और फैक्ट्स के साथ इस डिबेट को आगे बढ़ाया, तो पहले उसके लिए आपका धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि सरकार ध्यान नहीं देती या सरकार की नज़र जमाखोरों और कालाबाजारियों पर नहीं है। जहां कहीं पे भी इस तरह की सूचना मिल रही है, बहुत कड़ी कार्रवाई हो रही है। और आप लोगों के माध्यम से सभी को निवेदन भी है कि अपने आसपास अगर जहां कहीं आपको जमाखोरी, कालाबाजारी कहीं नजर आती है तो आप उसकी सूचना दें और सूचना देने के बाद देखें किस तरह से कार्रवाई होती है। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है, अब हम कहेंगे तो आप कहेंगे कि आप बार बार कांग्रेस का नाम क्यों ले रहे हैं? राष्ट्रीय चरित्र नाम की भी तो कोई चीज होती है। राष्ट्र के प्रति प्रेम होना ये भी तो एक भाव होता है।
अब जो काला बाजारी कर रहा है, जो जमाखोरी कर रहा है, वो इस देश का नागरिक है, इस देश की मट्टी में पैदा हुआ है, इस देश की मट्टी में दफन होना है, इस देश की मट्टी में उसे मिल जाना है दाह संस्कार के बाद। लेकिन वो फिर भी उसके आंखों पर लालच का चश्मा चढ़ा हुआ है, पता नहीं वो कहां जोड़ के लेके जाना चाहता है। और कांग्रेस ने हमेशा से ऐसे तत्वों को बढ़ावा देने का काम किया है, इसलिए हम उस समस्या से निपटने में अपने पूरे प्रयासों के बाद भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें अभी 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नहीं खत्म कर पाई है। हाँ। जब हम चर्चाएं करते हैं, चर्चाओं में हमें इतिहास में भी झांकना पड़ेगा, हमें अपनी सरकार की वर्तमान की योजनाएं भी बतानी पड़ेंगी, भविष्य की योजनाओं के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। हमारे स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, हमारी परंपरा वो डिपेंड करती है कि किस पार्टी का शासन है और उनकी विचारधारा क्या है। तो इतने लंबे समय तक आजादी के बाद कांग्रेस ने देश पर शासन करा, लेकिन उसकी विचारधारा में राष्ट्रीयता थी नहीं, उसकी विचारधारा में विकसित भारत का कोई एजेंडा ही नहीं था, उसकी विचारधारा में देश और देश के सनातन को समर्पित होके काम करना उसका सवाल ही नहीं उठता था। तो भारतीय जनता पार्टी तो 2014 से शुरू हुई है, तो जो देश के अंदर जो इतने लंबे समय ऐसे से कमेंट न दिया करें, गलत कह रहे हैं आप। खामियों और जो खामियां समाज में फैल रही हैं उसको कौन दूर करेगा? आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप तो डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन है, तो उसको देखिए ना कहाँ कमी है समाज में। आप कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री को, सरकार वालों को उल्टी सीधी सुनाते हैं। जो सरकारों ने बहुत बढ़िया काम किया वो लोग भी, जनता की आवाज है। हम लोग समाज में रहते देखते हैं, आप मत बोल रहे हैं। उन्होंने आपका पक्ष लिया तो आप बड़े खुश हुए, अब उन्होंने सच्चाई बोली तो हमें पेट में दर्द हो गया। दर्द हो रहा है। अभी जब उन्होंने कहा थोड़ी देर पहले आपने बहुत बड़े बोल इसका दिया। मतलब, अब उन्होंने इसका गलत बोल दिया। मतलब आप दोनों भी अरे, पक्के कांग्रेसी अरे, हैं। करो, जपेंद्र भाई, जब राष्ट्र हम इतने प्रेम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपका जन्म हुआ, अस्पतालों में इलाज हुआ, सच्चाई उसको जानकर गाली चुप दे रहे बैठे हैं। करो आप। गलत और बात आप है। लोगों को देखिए जनार्दन तिवारी ने कितना विकास किया उत्तराखंड का। यही ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रता के मुद्दे पर कांग्रेस ठीक है, रुकिए एक सवाल जपेंद्र जी, एक सवाल जपेंद्र जी मेरा आपसे है, ये सीधा सा। मैं आपसे ये चीज जानना चाहती हूँ कि अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात बिगड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हालात ही इसके सारे जिम्मेदार हैं महंगाई के, तो आप एक्साइज ड्यूटी कम क्यों नहीं कर देते? भारत को टैक्स से आप राहत क्यों नहीं दे देते? ये भी तो एक समाधान है। महंगाई एक तरफ कंट्रोल हो जाएगी, जनता आपके त्याग को भी फॉलो करेगी और इसी के साथ देश आगे बढ़ेगा, कोई पैनिक भी क्रिएट नहीं होगा। आपका सुझाव सिर माथे पर, और आपके इस वक्तव्य के साथ आपका ये सुझाव जो है सभी लोगों तक पहुंच भी गया। तो निश्चित तौर पर जब ऐसी स्थितियां आती हैं और लगता है कि पूरे वैश्विक स्तर पर, आज देखिए ना, 205 में से 58 कंट्रियां डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में युद्ध में शामिल हैं। तो ऐसी स्थिति भारत पे ना आए कि हम इतने बड़े वैश्विक संकट में आए कि सरकार को सब कुछ माफ करना पड़े। तो हम ये मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का महंगाई के ऊपर नियंत्रण का जो एजेंडा है, उसकी जो रूपरेखा बन रही है, निश्चित तौर पर हम उसमें सफल होंगे। हम 140 करोड़ भारतीयों को बिना किसी भेदभाव के, जात पात के, क्षेत्रवाद के, बिना राजनीति के, क्योंकि 140-42 करोड़ भारतीय तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नहीं हुए, अन्य दलों से भी है, लेकिन हम निष्पक्ष रूप से अपने इस देश की जनता को राहत देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार वचनबद्ध है और बिना किसी द्वेष की भावना के, क्षेत्रवाद के, भेदभाव के, राजनीति के, सभी के भले के लिए हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तभी हम 2047 तक विकसित भारत का एजेंडा पूरा कर पाएंगे, जब हम अपने देश के 142 करोड़ भारतीयों को जरूरत की सभी चीजें और उनकी दैनिक दिनचर्या की चीजों को, बिल्कुल यही सवाल है सबका, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनाव से पहले यही आश्वासन जनता को करते हैं, इसलिए जनता कहीं ना कहीं उससे इमोशनली कनेक्ट हो चुकी है,
इसलिए जनता चाहती है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी उस पद पर हैं तो 140 करोड़ की आबादी को अपना परिवार समझे और उनकी महंगाई, उनका दर्द समझे और उसी को साथ लेकर इस वैश्विक संकट से निपटने की कोशिश करें। एक ऐसी नीति बनाई जाए जिससे कि महंगाई की मार आम आदमी को भी परेशान ना करे, लेकिन वैश्विक संकट से भी बचा जा सके। दोनों को साथ लेकर चलने की भी जरूरत इस वक्त है, इसीलिए ऐसी बड़ी परिस्थितियों से निपटा जा सकता है। ठीक है आशीष नौटियाल जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। प्रधानमंत्री मोदी की देश इस संकट में पड़ सकता है कि अपील के साथ आपको क्या लगता है कि आप लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं इसको, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है? क्या आप समझ रहे हैं इसको? देखिए निशी जी, देश का सबसे बड़ा संकट तो भाजपा और मोदी जी हैं। जब से ये आए देश संकट में तब से ही चला गया। ऐसी ऐसी चीजें घटनाएं हो गई जो कभी हो ही नहीं सकती थी। सबसे बड़े संकट तो ये खुद बैठे हुए हैं। आप देखें जब कोरोना काल था, कोरोना काल में, अब आप सुन लो, अपनी बोलते रहोगे क्या आप 1 घंटे तक? सुनने की हिम्मत रखो। आपने इतनी देर बोला, मैं चुप सुनता रहा। अब आप हमारी सुनो, आप हमारी सुनोगे। आप कोरोना काल में जब पूरा देश बंद हो गया था, पेट्रोल लगभग फ्री आ रहा था और इन्होंने पेट्रोल के दाम कम नहीं किया। आप बताएं, आपने उस समय तो खूब मलाई खाई। आज जरा सा बढ़ गया तो देखो हाहाकार मच गया, अरे वहीं बढ़ गया, नुकसान हो रहा। आपने फायदे की तो बात कभी नहीं बताई। देश में जब सिलेंडर सब्सिडी में मिलता था, ये आए, इन्होंने कहा सब्सिडी छोड़ो। उन माताओं बहनों की आंखों में आंसू देखो, किस प्रकार धुएं से आंसू आ रहे हैं। आपने सब्सिडी के लोगों से सब्सिडी छुड़ाई, उसके बाद सब्सिडी जबरदस्ती वापस ली। आज आपने सब्सिडी कहा हमने आम जनता को सब्सिडी देंगे, 6-7 में देने के बाद वो भी खत्म करके रख दी। आपने कहाँ है सब्सिडी? बताएं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने लिए इकट्ठा कर रही है, अपनी सरकार बनाने के लिए इकट्ठा कर रही है। इतने बड़े भस्मासुर हो गए हैं, जिन्होंने इनका साथ दिया उनको इन्होंने भस्म कर दिया। यही जनता जिसने इनका साथ दिया, आज इन जनता के घरों में चूल्हे बुझा दिए इन लोगों ने। लोग त्रस्त हैं। आज बड़ा आदमी, अमीर आदमी तो अपने घर में जरूर 2-4 सिलेंडर रख के बैठा है। उस गरीब आदमी से पूछो जिसके घर में 1 सिलेंडर था और आज बुकिंग करने के बाद उसके घर में सिलेंडर नहीं आ रहा है। आप समझे स्थिति। आज जब आप विपक्ष में थे तो आप किस प्रकार की बातें करते थे? आप विपक्ष में थे तो आपको डॉलर चुभता था, देश की सुरक्षा दिखती थी, सब कुछ दिखता था। आज आप सत्ता में है तो बताएं क्या कर रहे हैं? पेपर लीक की सरकार। आज देखें पेपर लीक कर करके आपने क्या हाल बना दिया। बच्चों का भविष्य तबाह करने का काम कर रहे हैं। इनकी एक भी पॉलिसी देश के लिए नहीं है। आप बताएं, जब प्रधानमंत्री बने तो गए, जब विदेश गए तो विदेश की धरती में कह रहे हैं, विदेश की धरती में प्रधानमंत्री बनने के बाद बोल रहे हैं कि मैं किस देश में पैदा हो गया, कैसे भारत में पैदा हो गया। लोग दुर्भाग्य मनाते थे। अरे दुर्भाग्य में देश का यह है कि आप ऐसे लोगों को सत्ता मिली जिन्होंने सिर्फ झूठ बोलने का लेकिन काम आशीष किया, जी, क्या आप इस करने का मैटर काम को किया। सीरियस नहीं ले रहे हैं? विश्वगुरु है सवाल हमारे देश में, आप ऋषि मेरा जी। सवाल समझिए। ऋषि जी, विश्वगुरु का देश है ये। देश वो वाला नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड में अगर कोई विश्वगुरु है तो नरेंद्र मोदी जी हैं विश्वगुरु, हमारे प्रधानमंत्री। और विश्वगुरु के देश में ना संकट, विश्वगुरु का कोई चेला ही नहीं, बिना चेले के विश्वगुरु। इस प्रकार का विश्वगुरु जिसको नेपाल जैसा देश आग दिखा रहा है, शर्म नहीं आती आपको? कौन से देश से संबंध बना दिया आपने? पता नहीं कौन कौन से देशों में जा रहे हैं, बन जाओ हमारे चेले, वो भी तुम्हें आग दिखा रहे हैं। अरे किस प्रकार से देश को कहां ले जाने का काम कर रहे हो? टीवी चैनलों को कुछ को आपने खरीद लिया, बात अलग है। वहां से लोग देख रहे हैं, समझ रहे होंगे कुछ, लेकिन जनता देखिए कब तक। हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेगी जनता करेगी। पैदल चलेगी तो जनता चलेगी, सोना नहीं खरीदेगी तो जनता नहीं खरीदेगी, खाना ना खाए तो जनता ना खाए। तो आपको काहे को रखा है भाई? काहे को प्रधानमंत्री बन गए? मतलब अपने आप को तो आप जो है, हम जो मर्जी करेंगे, हमारे मंत्री सब कुछ करेंगे, पर जनता कुछ ना करे। जरा अगले 12 वर्ष में देखिएगा, आप लोगों का कोई नाम लेवा भी नहीं दूसरे देश मिलेगा। की लड़ाई हो रही है तो संकट में ये पड़ गए। अरे भगवान ना करे कल को हमें पाकिस्तान पर अटैक करना पड़ जाए, फिर क्या होगा? आप कैसे लड़ लेंगे? आप अपने आप को किस स्तर पर ले गए? विश्वगुरु, मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, अरे कैसी कैसी झूठी बातें करी। वो रामदेव जी वो कमाल किया। ये तो देखने वाला विषय रहेगा ना नौटियाल जी। 35 रुपए का पेट्रोल चाहिए, 300 रुपए का सिलेंडर चाहिए। कहाँ है वो? लेके आओ पकड़ के। अब बोल रहे मेरी पूछ ये फाड़ देखने लेगा। वाली बात कैसी रहेगी कैसी कि बातें, शर्म नहीं आती अभी इन तक बेशर्मों जिन को। मुद्दों पर काम हुआ है, जब ऐसा संकट आन पड़ेगा तो आखिरकार इन परिस्थितियों में संकट आएगा तो क्या सबसे पहले प्रधानमंत्री कांग्रेसी मोदी की होंगे, स्ट्रैटेजी जो यहाँ आगे पर जाएंगे काम कर मैदान पर। पाएंगी? ये नंगे भूखे अंग्रेजों की गुलामी करने वाले ये जाएंगे,
ये आपको लगता है देश के लिए लड़ेंगे? ये तो अपने लिए लड़ रहे हैं, ये अपनी सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। ये मीनाक्षी जी, राज्य को मीनाक्षी लड़ाने का जी, काम कर आती हूँ रहे आपके हैं। पास ये लौटे। संसद चला रहे हैं राज्य में। मीनाक्षी कल को जी, देखा कांग्रेस बजरंग बना दल के आपको को लड़ने देश मरने को को तैयार, लूटने के लिए लैंड चले गए। जिहाद, लव जिहाद। ये अरे कांग्रेस सरकार कांग्रेस के रूप में आपकी देश को लैंड लेकर- जिहाद कैसे हो गया? ये जवाब सच्चाई दो कौन हमें। बताएगा देश आपकी को? सरकार है, 10 साल से आपकी कांग्रेस सरकार है एक उत्तराखंड के अंदर। अंग्रेज कैसे अधिकारी लैंड रुक जिहाद हो जाइए, गया? रुक कैसे जाइए। लव जिहाद ऐसे हो गया? किसी की आपको बात जवाब समझ नहीं देना आएगी। है। ऐसे किसकी बात शर्म समझ नहीं है? आपको देश को सरकार गुमराह आपकी करते है, हुए। डबल इंजन की सरकार है। शर्म नहीं क्यों आती हुआ आपको लैंड देश जिहाद? को गुमराह लैंड करते जिहाद हुए? क्यों हुआ? एक लव जिहाद अंग्रेज क्यों अधिकारी हुआ? की बनाई खून हुई जिहाद क्यों कांग्रेस हुआ? सब के आपने हाथों अब ये करवाया। देश सब लूटने के इन्होंने लिए करवाया। तैयार नहीं बेईमान है। लोग रुक जाइए, अपने नौटियाल देश जी, को लड़ने का ठीक काम है, कर ठीक रहे है, हैं। द्वारा ठीक है, बनाई गई ठीक है, कांग्रेस के ठीक है, हाथों आरोप ठीक है, अब भारतवासी लूटने अरे के लिए 11 तैयार साल नहीं है। सरकार चला रहे हो आप। ठीक है, रुक क्या जाइए, लगा रुक रहे हो जाइए। कांग्रेस पे? ठीक है, ठीक है, आती है इस विषय पर। मीनाक्षी जी, आपसे जवाब लेना चाहूंगी। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की, कहा जाता है, बहुत ही अच्छी लोकप्रियता है जनता के बीच, और उसका फायदा भी प्रधानमंत्री मोदी को हर चुनाव में देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, क्या महंगाई की मार लोकप्रियता से जीत पाएगी? देखिए वो तो आपने कहावत सुनी ही होगी कि भूखे पेट ना भजन, समथिंग ऐसे ही है कि भूखे पेट ना भजन ना होवे, है ना। तो जब तक मतलब देखिए, जब तक, हाँ, भूखे पेट ना भजन होवे गोपाला, तो ये इसका अर्थ तो ये आज है भारतीय जी, जनता इसका अर्थ, पार्टी के ठीक है प्रवक्ता जी, शासन में प्रवक्ता जी कोई एक भूखा पेट मिनट, नहीं सोता जपेंद्र है। जी, रुक जाइए, पहले सुन लीजिए। सबका ओपिनियन जान लेते हैं ना। मैंने आपको लीजिए, पर्याप्त देखिए। समय दिया। भारतीय जनता पार्टी के शासन में माननीय सुनिए, प्रधानमंत्री देखिए, आपकी मोदी ये जी के चिकनी शासन चुपड़ी में बातें जो है ना, जनता देश समझ के चुकी अंदर है। कोई एक अब आपकी इन व्यक्ति बातों ऐसा का नहीं है जनता जो पे कोई भूखे असर पेट नहीं सोता होने हो। वाला। असर उसमें ढूंढ के तभी दिखा होगा जब दीजिए। उसे खाने को रोटी नहीं मिल ये रही है। आपको समय दूंगी मैं पूरा कुंवर जपेंद्र जी, जपेंद्र अपने समय में बोलिएगा, अपने समय अभी में। ये कह रहे थे कि राष्ट्र हित में क्या 4% महंगाई ये को भारतीय झेल जनता नहीं पार्टी सकते का राष्ट्र हित में, भारतवर्ष है। तो ये 4% महंगाई हो सकता है इनके लिए कुछ ना हो, क्योंकि इन लोगों ने तो अपनी जेबें भरी हुई हैं, अपनी कोठियां इन्होंने बना रखी हैं, अपने लिए सारा इंतजाम इन लोगों ने किया हुआ है। लेकिन हमारा जो देश का जो तबका है वो ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास है। आप ये सोचिए कि मैं अपने उत्तराखंड की बात करती हूँ, पहाड़ की बात करती हूँ, ठीक है। पहाड़ पे पहले ही बेरोजगारी चरम पे है, नीचे से वहां पे खेती कुछ हो नहीं रही है, सारा जो फूड आइटम है वो नीचे से ऊपर जाता है, दूध जो है सपोज करिए सारा नीचे से ऊपर जाता है, ट्रांसपोर्टेशन इतना महंगा हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, कोई विकल्प वहां की जनता के पास है नहीं। अरे कुंवर जपेंद्र जी, जपेंद्र जी, रुक जाइए ना, आप हर किसी के बारे में थोड़ी बोलेंगे। आपको मैं पूरा पर्याप्त समय दे रही हूँ, अब रुक जाइए। उनके समय में दीजिएगा कि वहाँ पे वहाँ की तो जनता मुझे खेती आपकी करके ना भी- चाहते हुए भी ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी जपेंद्र जी, वहाँ अच्छा की- लगेगा क्या? रुक जाइए। किस नए भारत की बात कर रहे हैं आप? जुमलेबाज भारत की बात कर रहे हैं। आखिर इस भारत में किया क्या आप लोगों ने, आप ये बताइए ना। आप कह रहे हैं कि आपके बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी इन्हें नहीं पता था कि देश में संकट आने वाला है? क्या इनको नहीं पता था? सामाजिक तौर से भी नकार दिया। अरे अब मैं तो आम जनता की तरह यहाँ बैठी हूँ। आपने जब जनता को ही नकार दिया तो आप हमारी बात क्या करेंगे? आपने तो जनता को ही नकार दिया जपेंद्र जी, आपने तो जनता को ही नकार दिया। आप राष्ट्रहित की बात करते हैं, क्या जनता ही राष्ट्रहित करेगी? आप लोग सिर्फ अपना पैसा, अपना ये जेब भरते रहेंगे? आप लोग सिर्फ यही करेंगे? आप अपने अडानी और अंबानी को सर पे चढ़ा के रखेंगे? आम जनता की बात ही कब की आप लोगों ने? आज आप धरातल पे देखिए, ना यहाँ अस्पताल, ना यहाँ पे ना सड़कें। आप ये देखिए जपेंद्र जी, आप सुन तो सकते नहीं है आप। वो सुनेंगे, वो सुन भी रहे हैं, नहीं साथ सुन जवाब रहे भी दे हैं, रहे हैं। ये कुछ सुनना नहीं चाह रहे हैं। साकार करेगा तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जपेंद्र जी, ना चाहते हुए भी मुझे आपकी ऑडियो डाउन करनी पड़ रही है। इनको ऑडियो पीसीआर डाउन करिए, इनकी ऑडियो please। डाउन कर दीजिए। इनको ऑडियो डाउन करिए, क्योंकि कोई आंसर इनकी तरफ से मिलना नहीं है वैसे भी। कम से कम थोड़ा शांति रखें। ठीक है, बोलिए इनकी मीनाक्षी तरफ जी, से कोई आंसर नहीं छोटा मिलेगा। कमेंट। देखिए, छोटा कमेंट छोटा नहीं है, दरअसल इन्होंने सारा समय बर्बाद कर दिया। एक्चुअली इनको सिखाया यही जाता है कि विपक्ष की बात आनी ही नहीं चाहिए, तथ्यों की बात आनी ही नहीं चाहिए। जो मैं बात कर रही थी कि पहाड़ों पे जो है, आप देखिए नीचे से सारा सामान ऊपर जाता है, वहां पे कोई रोजगार का कोई साधन नहीं है, उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि खेती वहां जानवर खराब कर रहे हैं। तो आपने वहां के लिए क्या सोचा, क्या प्लान है आपके पास? हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने जो बोला उसको हूबहू कॉपी करके यहाँ पे बोल दिया। आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो है ऑफिसेस चलाइए, ऑनलाइन स्कूल चलाइए। पहाड़ों पे इंटरनेट की क्या सुविधा है? किस प्रकार से चलेगा वहां पे? आप ये बताइए, स्कूल कैसे चलेगा? वर्क फ्रॉम होम कैसे चलेगा?
कैसे चलेगा वहां पे ये सारी चीजें? तो कम से कम अपने प्रदेश की स्थिति को समझिए, उसके हिसाब से नीतियां बनाइए, उसके हिसाब से आप ये दिखावा कीजिए कि साइकिल पे जा रहे हैं और हमने 3 फ्लीट कम कर दी। आप सिर्फ शहर की बात करते हैं और शहर के अलावा आपको गांव और पहाड़ कुछ नहीं दिखता है। ठीक है। राकेश मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या सरकार इसे राष्ट्र हित और सुरक्षा का नैरेटिव बनाकर आर्थिक मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रही है, जो कि इस वक्त जनता के समक्ष होना चाहिए था? क्योंकि एक तरफ राष्ट्रहित का, अभी जैसे मेरे को ही उन्होंने टारगेट पे ले लिया, राष्ट्रहित का टैग दे दिया, लेकिन क्या वाकई में जनता से जब अपील की गई, त्याग मांगने की बात कही गई, तब आपको नहीं लगता था कि उन्हें ये भी बताना चाहिए था कि हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या है इस वक्त भारत की स्थिति में? राष्ट्रहित का एहसास कराने का प्रयास किया है। मुझे एहसास है। थैंक यू कुंवर जी। कुंवर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे एहसास है। अच्छा हुआ मुझे आपने याद दिला दिया कि मैं भारत में बैठी हूँ, उत्तराखंड में बैठी हूँ। प्रमोशन नहीं मिलेगा यहाँ पे चिल्ला के। छोटा कमेंट दीजिएगा। छोटा कमेंट सी है कि देश आज पूरा, कोई भी देश हो, चाहे भारत हो, कोई दुनिया का कोई देश हो, ये वैश्विक स्थिति से या वैश्विक आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। हाँ। आप किसी भी राष्ट्र में अगर कोई भी संकट आता है तो हर राष्ट्र प्रभावित होता है। हाँ। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। एक चतुर नेता जो होता है वो अपने लोगों को आगाह कर रहा है। हाँ। अभी कोई भारत पे संकट नहीं है। आपके पेट्रोल पंप पे डीजल है, आपके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल है, और लगभग 30 दिन में सबको सिलेंडर भी मिल रहा है। तो ऐसा कोई संकट नहीं आया है। लेकिन सुनिए जपेंद्र जी, सुनिए। अगर दूरदर्शी नेतृत्व होता है, हमें आपके शब्दों पर आपत्ति है। आप चतुर नहीं कह सकते, आप दूरदर्शी कह सकते हैं कि जो दूरदर्शी नेतृत्व होता है तो निश्चित तौर पर वो आने वाले टाइम किल हो रहा है, पीसीआर आवाज डाउन कीजिए। ठीक है, राकेश मिश्रा जी कंप्लीट कीजिए। राकेश जी कुछ कह रहे हैं तो कुछ बात सुन लीजिए, आप उनकी भी बात सुनिए। चतुर का अंग्रेजी में मतलब होता है इंटेलेक्चुअल। अगर वो व्यक्ति दूरदर्शी होगा तो इंटेलेक्चुअल होगा ही सर। अगर वो इंटेलेक्चुअल है तो वो दूरदर्शी व्यक्ति होगा। और चतुर कोई अपमानजनक शब्द नहीं होता है, है ना? तो वो जो व्यवस्था उनके दिमाग में है, या वो जो देश के विषय में, जैसे कोरोना काल इतना बढ़िया हैंडल हो गया पूरे देश के लिए कि इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी लोगों जला दिया, बढ़िया हो गया। क्या बढ़िया हो गया? आंकड़े छुपा दिए सारे। अरे भाई साहब, चाइना की और आपकी जनसंख्या लगभग बराबर थी नोटियाल जी। और अगर जो स्थिति चाइना की बनी कि वहाँ क्लस्टर के लोग मरे, तो यहाँ भारत में सारे आंकड़े छुपाए, ऐसा नहीं है सर, आंकड़े नहीं छुपाए गए भारत में। अरे ये आप साम्यवादी व्यवस्था में नहीं बैठे हैं, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में बैठे हैं। आप विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलीय सरकार है। तो ऐसा नहीं हो सकता जब केंद्रीय नेतृत्व कोई चीज करता है। आज भारत में, जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने वहां नीदरलैंड में बोला कि अगर ये युद्ध समाप्त नहीं होता है तो इसका हमारी आर्थिक स्थिति पर बहुत अच्छा गहरा प्रभाव पड़ेगा। आप गूगल करिए, जाके देखिए कि अगर डॉलर की डिमांड पूरे विश्व से मांगी जा रही है, क्यों मांगी जा रही है? हमारा खजाना कम हो रहा है, डिमांड विदेशों में है और खजाना आपका कम हो रहा है। यह है वैश्विक संकट। ठीक है, आती हूँ सुबह सिंह जी। अगर हम अपने आयात को, सुनिए सर, अपने निर्यात हमारा इस समय बंद है। अगर हम अपने आयात को कंट्रोल नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा खजाना खाली होगा। और जब खजाना खाली होगा तो उसका असर भारत के जनमानस पे पड़ेगा। जपेंद्र जी, मैं एक बात सुन लीजिए, अब आप बिल्कुल बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री सक्षम नहीं है या हमारे मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि जो विपक्ष के लोग हैं या समाज के लोग हैं, जो कुछ भी अपना बता रहे हैं कि क्या कमी है समाज में, उसको दूर करने का कोशिश करिए ना। क्यों महंगाई बढ़ रही है? ठीक है, एक छोटा सा कमेंट जपेंद्र जी, छोटा सा 10 सेकंड का कमेंट चाहिए मुझे आपसे बस। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर केंद्र और प्रदेश के स्तर पर अपने भारतवासियों, प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का ईमानदारी से प्रयास कर रही है और हमें उम्मीद है हम सफल होंगे और अपने प्रदेशवासियों का दिल जीतेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का। समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। तो देखिए, देश पर संकट आन पड़ा है और ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी की अपील जनता से त्याग के रूप में निकलकर सामने आई है, लेकिन जनता पूर्णतः सहयोग कर रही है। और जनता के सहयोग के बीच आखिरकार क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा और सरकार क्या आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने में कामयाब साबित हो पाएगी, ये देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।